नई बहू का जादुई किचन। आज बनवारी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हाथों में दूध मोही बेटी थी और सामने पड़ी पत्नी की लाश थी। उसकी नन्ही सी बेटी बिलक बिलक कर रो रही थी। बनवारी की आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। चुप हो जा मेरी रानी बिटिया, तेरी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। बनवारी ने अपनी पत्नी के जाने के गम को बिसार कर अपनी बेटी को पालने पोसने में जीवन झोंक दिया। अब इस गरीब बाप की जिंदगी का एक ही मकसद है। जिस गरीबी की आग में मेरी बीवी मिट्टी में मिल गई, उस आंच में मेरी बेटी का जीवन नहीं झोंकने दूंगा। मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि उसके हाथों से लोगों का जीवन बच पाए। उस दिन से बनवारी अपनी बेटी को कंधे पर बांध भट्टी में ईंट ढोने का काम करने लगता है। गरीब बनवारी कभी खेतों में खेती बाड़ी करता, उसके कदम कभी घर में नहीं रुकते। गरीब बनवारी अपनी बेटी के भविष्य को संवारने में इस कदर मेहनत करने में मगन हो गया कि उसे गुजरते समय का तकाजा भी नहीं हुआ। ख्याति अपने पिता की मेहनत को देखते हुए मन लगाकर पढ़ती और कक्षा में हमेशा अव्वल अंकों से पास होती। दिन महीने और बदलते सालों के साथ 20 साल में बदल गए। पिताजी पिताजी पिताजी। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया? अरे बड़ी खुश लग रही है आज। बात ही इतनी बड़ी है पिताजी, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। बहुत जल्द आपकी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। ये सुनकर बनवारी की बूढ़ी आंखों में बरसों बाद खुशी झिलमिलाते हुए दिखाई पड़ती है। तेरे बाबूजी को तुझ पे बहुत गर्व है मेरी बेटी। बस इस पिता के कंधों पर तेरे हाथ पीले करने की एक आखिरी जिम्मेदारी है। कुछ ही समय बाद ख्याति अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद बनवारी की बेटी की शादी एक बड़े ही रईस घर में तय हो जाती है और राजवती कहती है, कद काठी से तो आपकी बेटी बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी। वैसे बेटी, खाने में क्या बनाना आता है तुम्हें? अपने होने वाली सास का सवाल सुनकर ख्याति का चेहरा खौफ से फीका पड़ जाता है और वो अपने पिता का मुंह ताकने लगती है। तभी बनवारी बात संभालते हुए कहता है, अरे बहन जी बेफिक्र रहिए। अरे मेरी ख्याति बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ। इसके बाद राजवती चली जाती है और बनवारी अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाता है। ये खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है पापा। कभी सब्जी में नमक मिर्च बढ़ जा रहा है तो कभी रोटियां पापड़ की तरह भून जा रही है और चावल तो हर बार कच्चे रह जा रहे हैं। इसमें तेरा दोष नहीं है बेटी। मैंने ही तुझे चूल्हे चौके के काम में पड़ने नहीं दिया। पता नहीं क्या होगा अब। ख्याति हताश होकर टहलने के लिए बाहर निकल पड़ती है। तभी उसे एक बूढ़ा इंसान जो कि एक पेड़ के पास बैठा जोर जोर से छटपटा रहा था। ख्याति अपनी परेशानी भूलकर भागती हुई वहां आती है। अरे इनका शरीर तो सर्दी के मारे ठंडा पड़ चुका है। ख्याति अपना शॉल बूढ़े को ओढ़ाकर उसके हाथ पांव मलने लगती है, जिससे उस बूढ़े के शरीर में गर्माहट भर जाता है और वो बूढ़ा कहता है, शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। देख पा रहा हूँ भगवान तुम्हारे हाथों की छुअन और कदमों की चाल से तुम्हारे मन में घिरे चिंता को मिटाने जा रहा है। हाँ। ख्याति अपनी चिंता में खोई हुई उस बूढ़े की बात को नजरअंदाज करके चली जाती है। कुछ ही दिन बीतने के साथ ख्याति की शादी हो जाती है और ससुराल की पहली सुबह बहू जैसे ही किचन में कदम रखती है तो उसकी सास कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है। खाने में पूरी और भंडारा आलू बना लेना। नीलेश को बहुत पसंद है। और मेरे लिए सादी रोटियां और हाँ, मीठे में हलवा बना लेना। मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। राजवती के किचन में जाते ही ख्याति गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे तो खाना बनाना तक नहीं आता। इतना सब कुछ कैसे बनेगा? ख्याति जल्दी जल्दी खाना बनाने की होड़ में पूरी रसोई बिखेर देती है और सर पकड़कर कहती है, अब क्या करूं? पूरा किचन बिखर गया। बावजूद इसके खाना भी जल गया। छोले कच्चे ही रह गए और हलवा तो बिल्कुल पानी के जैसे पतला हो गया। काश की किचन पहले जैसा साफ सुथरा हो जाता। बहू के ऐसा बोलते ही किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। देखते ही देखते पूरा किचन चमक उठता है। ये देखकर बहू बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, ये कैसे हुआ? मेरे हाथ पैर चलाए बगैर ही
बिखरा हुआ किचन पहले जैसा हो गया। कहीं ये जादुई किचन तो नहीं? जादुई किचन की पहचान जानने के लिए नई बहू गैस पर चढ़े जले भुने खाने की कढ़ाई कुकर को छूकर कहती है, अगर ये किचन जादुई है तो इसी पल मेरे हाथों का पकाया खराब खाना बेहतर खाने में बदल जाए। बहू के इतना बोलते ही एक सुनहरी किरण जुगनू के जैसे खाने पर उमड़ते हुए उसे स्वादिष्ट खाने में बदल देती है, जिसके साथ खाने की खुशबू किचन से निकलकर घर के कोने कोने में घुल मिल जाती है। तभी राजवती मंदिर से लौट आती है और नई बहू अपनी सास और पति को खाना परोसती है। जैसे ही राजवती खाने का एक निवाला खाती है तो कहती है, अरे वाह नई बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। एकदम नपा तुला हाथ पाया है तूने। इतने चटपटे छोले बनाए हैं, ना मिर्च ज्यादा ना नमक कम। हाँ माँ, और हलवे का तो कोई जवाब ही नहीं है। एकदम भरपूर मात्रा में मिठास है, जिसे खाकर ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में शहद से भरी गगरी घुल गई हो। सचमुच बहू, तेरे हाथों में जादू है। अपने पति और सास के मुंह से खुद की बनाए खाने की बड़ाई सुनकर नई बहू इठलाते हुए मन ही मन में बोलती है, अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि जादू मेरे हाथों में नहीं बल्कि किचन में है। ऐसे ही समय बीतता है और नई बहू अपने जादुई किचन के कारनामों से हर काम चुटकी बजाते ही कर लेती है। एक रात की बात है। अरे ख्याति बहू, खाना पीना खत्म हो गया है तो लगे हाथों बर्तन भी धो दे। सुबह उठकर खाना बनाने में आसानी होगी। ठीक है माँ जी, मैं धो दूंगी। रात काफी हो गई है, आप जाकर सो जाइए। अपनी सास राजवती के रसोई से जाते ही बहू बर्तनों के ढेर की ओर देखते हुए कहती है, एक तो ये जुल्मी जाड़ा, ऊपर से इन बर्तनों का ढेर तो मुझ बेचारी बहू के लिए आफत बन खड़े हैं। उन्हें मांजने धोने में तो हाथों की धज्जियां उड़ जाएगी। काश कि ये बर्तन खुद से धुल जाते तो मुझ बेचारी बहू को इस बर्फीले पानी में अपने हाथों की कुल्फी जमाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही बहू जादुई किचन से अपनी ये ख्वाहिश जाहिर करती है, बर्तन खुद ब खुद धुलने लगते हैं, जिसे देखकर ख्याति का चेहरा खुशी से खिल जाता है। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, तुमने मेरा ये काम भी कर दिया, वरना मेरे मांजने से तो बर्तन में कहीं ना कहीं झूठन रह ही जाती है। ऐसे ही नई बहू ख्याति का हर दिन खुशियों में बीत रहा था। उसके कहने से ही किचन का काम खत्म हो जाता है। फिर एक दिन, नई बहू, कल सुबह हमारे घर में पूजा है, इसीलिए रसोई के कोने कोने की सफाई करके कल पंडित जी के लिए अच्छे से खाना बनाना। जरा भी स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। एकाएक नई बहू की नजर किचन के कोनों में लगे जालों पर जा रुकती है। अरे किचन में कितने सारे जाले लगे हैं, काश कि मेरे चुटकी बजाते ही ये साफ हो जाए। जैसे ही ख्याति चुटकी बजाती है, तभी सभी कोने के जाले गायब हो जाते हैं और अगली सुबह ख्याति जैसे ही किचन में कदम रखती है, किचन का बिखरा सामान अपनी जगह पर पहुंच जाता है। मेरे जादुई किचन जल्दी से मेरे कहे अनुसार खाना बन जाए। फिर बहू जैसे ही पकवान का नाम बोलती है, कढ़ाई और पतीले घूमते हुए गैस पर कूद पड़ते हैं। एक और कढ़ाई में पूरी खुद ही तल रही थी, तो वहीं पतीले में खीर भी खुद ब खुद बन रही थी। कुछ देर बाद, खाना तैयार है माँ जी। अरे वाह मेरी गुड़ी बहू, तूने तो समय से पहले ही पकवान बना दिए। जीती रहे। बस माँ अन्नपूर्णा का बसेरा मेरी नई बहू के हाथों में ऐसे ही बना रहे। ये सुनकर बहू मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, बस मेरे किचन का जादू बरकरार बना रहे, इस नई बहू के लिए वही बहुत है माँ जी। शुक्रिया मेरे जादुई किचन, कदम कदम पर मेरा हाथ बटाने के लिए। ऐसे ही नई बहू अपने जादुई किचन का हमेशा इस्तेमाल करके सभी के दिलों पर राज करने लगती है। इसके बाद नई बहू अपने ससुराल में सभी की लाडली बन जाती है। इसी के साथ नई बहू की जादुई किचन की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। सुबह सुबह कांताबाई घर की साफ सफाई करने के बाद रसोई की साफ सफाई करने के लिए रसोई की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ तनिष्का आती है और कांताबाई को रसोई में जाते हुए रोक कर कहती है, अरे कांताबाई, कहाँ चली जा रही हो? मेरी रसोई में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मालकिन, रसोई में नहीं जाऊंगी तो रसोई की सफाई कैसे होगी? देखो, अभी तो घर में मैं आ गई हूँ, तो तुम्हें इस घर में रसोई की साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जहाँ साफ सफाई करनी है वहाँ करो। रसोई की साफ सफाई मैं खुद कर लूंगी।
ऐसा कहकर तनिष्का कांताबाई को वहां से भगा देती है, जिसके बाद तनिष्का रसोई में जाती है और रसोई की हालत देखकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हाल मचा रखा है मेरी सासू माँ ने रसोई का। भला इस तरह रसोई की हालत कोई रखता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मैं रसोई में नहीं किसी कूड़े कचरे में आकर खड़ी हूँ। अरे बहू, तूने तो रसोई को बहुत अच्छे से चमका रखा है। आज तो लग ही नहीं रहा कि मैं अपनी रसोई में हूँ। हाँ हाँ, आपको क्यों लगेगा? वैसे माँ जी, रसोई में आने से पहले आप नहाई थी या नहीं? अरे बहू, रसोई में आने के लिए नहाने का क्या ताल्लुक है? अरे माँ जी, पूरा ताल्लुक है। रसोई एकदम साफ सुथरी पवित्र जगह है जहाँ हमें नहाए धोए बिना नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब आप नहाई नहीं हो। जाओ पहले नहा लो, उसके बाद रसोई में आना। तनिष्का अपनी सास को पहले ही दिन पर रसोई से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर मेघा को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये सब बहू को क्या हो गया है? इसके ऊपर तो रसोई का कोई भूत सवार है। बेचारी मेघा हॉल में जाकर टीवी देखने लगती है, जिसके बाद कुछ ही देर में तनिष्का रसोई से स्वादिष्ट खाना पकाकर खाने की टेबल पर लगा देती है और मेघा के पास जाकर उससे कहती है, अरे माँ जी, चलिए मैंने खाना बना दिया है, आप आकर खा लीजिए। तुषार जी भी आते ही होंगे। तनिष्का अपनी सास और अपने पति तुषार को खाना परोसती है। जैसे ही तुषार और उसकी सास खाना खाते हैं, उन्हें खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और वो तनिष्का की तारीफ में कहते हैं, अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरे हाथों में तो जादू है। चलो, अच्छी बात है, कम से कम अब मुझे रसोई की चिंता तो नहीं होगी। अब मेरी बहू अपने आप रसोई संभाल लेगी। अरे तनिष्का, इतना अच्छा खाना बनाना तुमने कहाँ से सीखा? बस यही तो मेरा सबसे फेवरेट काम है, एक रसोई को अच्छे से संभाल कर रखना और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाना। वो सभी अच्छे से खाना खा लेते हैं, जिसके बाद तुषार अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और मेघा अपने कमरे में। अरे ये क्या, मैं तो कमरे में दवाई खाने आई थी, लेकिन यहाँ तो पानी ही नहीं है। चलो रसोई में जाकर पानी ले आती हूँ। मेघा रसोई में जाकर पानी लेने लगती है। तभी वहाँ पर तनिष्का आ जाती है और अपनी सास को रसोई में देखकर गुस्से से कहती है, अरे ये क्या माँ जी, आप बिना बताए रसोई में आ गई और आपने अभी तक सुबह से नहाया भी नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, बिना नहाए रसोई में मत आना। अरे बहू, मैं तो पानी लेने आई थी और फिर ये कहाँ लिखा है कि बिना नहाए रसोई में नहीं आ सकती। देखो माँ जी, आज के बाद आप बिना नहाए कभी भी रसोई में कदम नहीं रखोगी। ऐसा कहकर तनिष्का गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। आखिर बहू को हुआ क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेघा पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और तनिष्का रसोई में किसी को भी नहीं आने देती। एक दिन मेघा का करेले खाने का बहुत मन होता है। आज तो मैं अपने हाथों से करेले बनाऊंगी। बहुत समय हो गए हैं अपने हाथों के करेले खाए हुए। मेघा रसोई में जाकर करेले छीलती है और उनकी सब्जी बनाने लगती है। रसोई में सब्जी बनाने के चलते चारों तरफ रसोई फैला देती है। जैसे ही तनिष्का रसोई में आकर रसोई की हालत देखती है, वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आपने ये सब क्या कर दिया? आपने तो पूरी रसोई को तहस नहस कर दिया। मुझे पूरी रसोई की शुद्धिकरण करनी होगी। और ये क्या है? छी छी छी, आप मेरी रसोई में ये क्या बना रही हो? अरे बहू, ऐसे मुंह क्यों चढ़ा रही है? मैं तो अपने लिए करेले बना रही थी। हे भगवान, छी छी छी। अरे माँ जी, करेले कौन खाता है? अरे बहू, करेले तो खाने की ही चीज है। तुझे क्या पता कितनी सेहतमंद सब्जी है करेला। देखिए माँ जी, मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप करेले बना रही हो तो अब आप मेरी रसोई को अच्छे से साफ भी करेंगी। मैं अपनी रसोई में जरा भी गंदगी पसंद नहीं कर सकती। अरे मेरी माँ ठीक है, मैं खुद साफ कर लूंगी।
अब तो यहाँ से जाओ और मुझे चुपचाप से करेले बनाने दो। मेघा के कहने पर तनिष्का रसोई से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे रसोई में अपनी सास को देखकर बेचैनी सी लगती है। थोड़ी ही देर में मेघा करेले बनाकर खाने की टेबल पर ले आती है, जिसके बाद वो अपने बेटे तुषार के साथ बैठकर करेले खाती है। तुषार अपनी माँ से कहता है, अरे वाह वाह, क्या बात है, आपने तो करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। आखिर माँ के हाथों का स्वाद तो अलग ही होता है। ओहो, ऐसा क्या बनाया है माँ जी ने, जरा मैं भी तो चख कर देखूं। तनिष्का जैसे ही पहला निवाला खाती है, वो उसे मुंह से तुरंत थूक देती है और मुंह चढ़ाते हुए कहती है, हे भगवान, ये जहर की तरह क्या बनाया है माँ जी आपने? कहीं आपने मुझे जहर तो नहीं खिला दिया? अरे बहू, करेले का स्वाद ऐसा ही होता है, अब तुझे कौन समझाए। देखिए माँ जी, आज के बाद आप मेरी रसोई में कुछ भी नहीं बनाओगी, और अगर आपको रसोई में कुछ बनाना है तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा कहकर तनिष्का तुरंत नहाने जाती है और अच्छे से कोलगेट करती है, जिसके बाद वो अपने रसोई को अच्छे से साफ करती है और अपने लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। जिसके बाद वो आराम से टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए अपने आप से कहती है, ऐसे तो माँ जी नहीं मानेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, तनिष्का नाश्ता बनाकर तुषार और अपनी सास को देती है, जिसके बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मुझे बाहर जाना है और रसोई के लिए कुछ सामान लेकर आना है। ठीक है बहू, लेकिन समय से वापस आ जाना। ऐसा कहकर मेघा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद तनिष्का एक ताला लेकर आती है और रसोई के दरवाजे पर लगा देती है। जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, अब जब मैं बाहर रहूंगी तो कोई भी रसोई में घुस ही नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर तनिष्का चाबी अपने साथ ले जाती है और सुबह से शाम तक बाहर ही रहती है। जैसे ही वो शाम को घर वापस लौटती है, तुषार और मेघा गुस्से से उसको देखते हैं और कहते हैं, तनिष्का, ये सब क्या है? अरे तुम कोई 2 दिन की बच्ची हो क्या? रसोई में ताला लगाकर जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? पता है तुम्हारी वजह से आज पूरे दिन माँ भूखी रही है। अरे बहू, रसोई में जाने के झगड़े या रसोई में कुछ बनाने का झगड़ा तो मुझे समझ आ गया, लेकिन तूने तो आज मुझे अपनी रसोई के चलते भूखा ही मार दिया। कम से कम थोड़ा तो मेरा ख्याल रखती। ये सब सुनने के बाद तनिष्का को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास और अपने पति से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी माँ जी। अब मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। तनिष्का तुरंत रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए कुछ बना कर लेकर आती है, जिसके बाद वो उनके साथ बैठकर पेट भर खाना खाती है। लेकिन उस दिन के बाद से तनिष्का अपनी सास के साथ रसोई के लिए झगड़ना बंद कर देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू रसोई में आराम से एक साथ खाना बनाना शुरू कर देती हैं। बॉबी रसोई के अंदर खड़ी होती है और वो यहाँ से वहाँ घूम रही होती है। कुछ कर बॉबी, कुछ कर। अगर तेरी सास को पता चल गया कि तुझे खीर पूरी भी बनाने नहीं आती तो पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। बॉबी बहुत देर से परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं था, जिसके चलते उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। आज माँ होती तो मुझे ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ मुझे पहले ही सब कुछ सिखाकर भेजती। आज मेरी पहली रसोई है और पहली रसोई में ही सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। अपनी माँ को याद करके बॉबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी उसकी स्वर्गीय माँ उसके सामने प्रकट होती है। अरे बॉबी, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी बच्चों की तरह रो रही हो? मैंने तुम्हें बचपन में सिखाया था ना कि कोई भी परेशानी हो तो उसे समझदारी से सुलझाया करो। बॉबी अपने सामने अपनी स्वर्गीय माँ को देखकर अचंभित रह जाती है, जिसके बाद वो अपनी आंखों को मसलती है और अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम यही हो। हाँ बॉबी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मेरी बॉबी इतनी प्यारी है कि मैं उसकी बेइज्जती थोड़ी होने दूंगी। चलो अब अपने हाथों को आगे करो। बॉबी अपने हाथों को आगे करती है, जिसके बाद शकुंतला उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर कहती है, आज के बाद तुम जो भी खीर पूरी बनाओगी वो बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब होगी। जो भी कोई खाएगा वह तुम्हारे गुणगान करने लगेगा। शकुंतला के इतना कहते ही उसके हाथों से रोशनी निकलती है और बॉबी के हाथों में चली जाती है। देखो बॉबी,
तुम अपने हाथों की खीर पूरी के जादू के बारे में कभी किसी को मत बताना, मगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं ये सब किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी माँ के जाने के बाद बॉबी खीर पूरी बनाने लगती है। बॉबी बॉबी आज सब खाएंगे बॉबी के हाथ की खीर पूरी, और ये भी मामूली खीर पूरी नहीं है बल्कि जादुई खीर। बॉबी जैसे जैसे खीर पूरी बनाने लगती है, खीर पूरी के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आती है। अरे बॉबी कितनी देर हो गई, तुमने अभी तक खीर पूरी नहीं बनाई। वैसे तुम्हारी खीर पूरी में से खुशबू तो अच्छी आ रही है। बस माँ जी, खीर तो बनने ही वाली है, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज मेरे हाथों की खीर पूरी के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाओगी। अरे तेरी दो जेठानियां तो मुझे खीर खिलाकर खुश नहीं कर पाई, तू ही क्या खुश कर पाएगी। फिर भी मैं तेरी हाथों की बनी खीर जरूर खाऊंगी। अरुणा ये कहकर रसोई घर से बाहर चली जाती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में वो खीर पूरी बना लेती है और उस खीर पूरी को सभी के लिए परोस कर सबके पास लेकर आती है और एक एक करके सबको खीर पूरी खिलाती है। जैसे ही अरुणा खीर पूरी खाती है, उसे खीर पूरी बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है, इतनी स्वादिष्ट खीर पूरी तो मैंने कभी नहीं खाई। अरे मैं तो कहता ही था, मेरी बहू बहुत ज्यादा गुणवानी है। देखा कितने अच्छे गुण हैं इसके अंदर। अरे माँ, खीर पूरी तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनी है। अब आप अपनी बहू बॉबी को उसकी पहली रसोई में इतनी अच्छी खीर पूरी बनाने के लिए कोई तोहफा नहीं दोगी? तोहफा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे जरूर दूंगी। अरुणा अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी खोलकर उसमें से डायमंड का नेकलेस निकाल कर लाती है और उस नेकलेस को बॉबी को देते हुए कहती है, ले बहू, तेरी दोनों जेठानियां तो इस डायमंड के हार को लेने के लिए कई बार खीर बनाती रही, लेकिन मुझे आज तक किसी की खीर पूरी पसंद नहीं आई। मैंने अपनी स्वर्गीय सास से वादा किया था, जो बहू मुझे सबसे अच्छी खीर पूरी बनाकर खिलाएगी मैं उसे डायमंड का नेकलेस दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी आपका। बॉबी को बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानियां ये सब देखकर जल भुन जाती हैं। अरे इस नई बहू ने आकर तो कमाल ही कर दिया। ओम फो, कते तू राटे काट रही है ये नई बहू। माँ जी ने मुझे तो कभी कुछ नहीं दिया, जब मैंने इतनी अच्छी अच्छी खीर पूरी बनाकर माँ जी को खिलाई थी। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अंजलि के ये कहते ही बॉबी सुन लेती है, जिसके बाद वो एक कटोरी में खीर पूरी उठाकर एक चम्मच अंजलि के मुंह में डालते हुए कहती है, अरे दीदी, नाइंसाफी आपके साथ नहीं होगी, आप भी जरा खाकर देखिए मैंने खीर पूरी कैसी बनाई है। बॉबी एक के बाद एक चम्मच खीर पूरी की अंजलि के मुंह में डालती जाती है। अंजलि भी शौक शौक में खीर पूरी खाती है। फिर खाने के बाद उसे भी खीर पूरी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बनी है। अरे दल बदलू, तूने तो मिनटों में पार्टी बदल दी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, इतने सालों से तू मेरे साथ थी और आज नई बहू के साथ हो गई। मैं इसकी हाथ की खीर पूरी कभी नहीं खाऊंगी। रितिका ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सभी लोग खीर पूरी खाकर बहुत खुश होते हैं और शकुंतला बॉबी के हाथों की खीर पूरी दोबारा उससे बनवाती है। अरे बहू, खीर पूरी तो खत्म हो गई, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। एक काम कर, थोड़ी सी खीर पूरी और बना ले। बॉबी रसोई में जाती है और अपनी जादुई खीर पूरी बनाकर अरुणा के पास ले आती है। आय हाय 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 बहू, क्या खीर पूरी बनाई है तूने, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अरुणा चम्मच भर भर के खीर पूरी खाने लगती है। उसे खीर पूरी बहुत पसंद आती है, जिसके बाद बॉबी अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, अच्छा हुआ जो आज माँ आपने मेरी मदद की। आज अगर आपने मुझे अपनी जादुई शक्ति ना दी होती तो मैं जादुई खीर नहीं बना पाती, लेकिन मुझे ये राज अपने तक ही रखना होगा। अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो मेरी जादुई शक्तियाँ हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। अरे आप लोगों ने तो ऐसा सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो कुछ बॉबी के साथ भी ऐसा ही होता है। वो ये सब कहती ही है कि उसकी जेठानी रितिका ये सब सुन लेती है। अरे वाह, क्या बात है, इस बेचारी भोली भाली देवरानी का राज तो मेरे कानों ने सुन लिया। अब तो बेचारी का जादू भी गायब हो गया होगा। कल सासू माँ जी बहुत खुश होकर इससे सभी पंडितों के लिए खीर पूरी बनवाएंगी। कल पता चल जाएगा कि आखिर इस नई नवेली बहू को खीर पूरी बनाने आती है या नहीं। रितिका बहुत खुश होती है और कल का इंतजार करने लगती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुबह सुबह हवन के लिए पंडित आ जाते हैं।
बॉबी, मैं चाहती हूँ कि तू अपने इन शुभ और स्वादिष्ट हाथों से हमारे पंडितों के लिए एक स्वादिष्ट खीर पूरी बनाए। जा जल्दी से, फिर बना कर ले आओ। आप चिंता क्यों करती हो माँ जी? अभी देखो मैं कितनी स्वादिष्ट खीर पूरी बना कर लाती हूँ। बॉबी रसोई में जाती है और फिर बनाने लग गई है। वहीं दूसरी तरफ रितिका ये सब देखकर खुश हो रही होती है। कुछ देर में बॉबी खीर पूरी बनाकर सभी पंडित और अपनी सास अरुणा को परोस देती है। खीर खाने के बाद सभी पंडित शकुंतला से उसकी बहू की तारीफ करते हैं। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट खीर पूरी बनाई है जिसने बनाई है। हम उसे नेक देना चाहते हैं, जरा उसे हमारे पास बुलाइए। अरुणा बॉबी को बुलाती है, जिसके बाद सभी पंडित मिलकर बॉबी को अपने हाथों से नेक देते हैं। ये सब देखकर रितिका जलने लगती है और गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अरे इसके जादुई खेल का रास्ता मुझे पता चल गया था, फिर इसने इतनी स्वादिष्ट खीर पूरी कैसे बनाई? तभी रितिका के सामने बॉबी की स्वर्गीय माँ प्रकट होती है और उससे कहती है, क्योंकि बॉबी बहुत समझदार है। जब उसने अपनी पहली रसोई पर सबके लिए खीर पूरी बनाई थी तो उसके दिमाग में अच्छी खीर पूरी बनाने का सभी तरीका बैठ गया था और इसी वजह से उसने बिना जादू के भी अच्छी खीर पूरी बनाई। तो आप कौन? मैं बॉबी की स्वर्णिम माँ हूँ। ये सुनते ही रितिका अपने कमरे में ही बेहोश हो जाती है। उस दिन के बाद से रितिका बॉबी से बैर करना छोड़ देती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सोहनगढ़ गांव में रहने वाले गरीब रामदीन की 5 बेटियां रेखा, सुधा, छाया, गौरी और निशा। एक रात की बात है। रेखा के बापू, कौन से चिंता में डूबे हुए हो? मेरी परेशानी तुम्हें पता तो है गंगा। 5 बेटियां कब जवान हो गई पता ही नहीं चला। जिस गरीब बाप के पास एक बेटी के ब्याह की जोड़ जमा पूंजी भी नहीं, वो 5 बेटियों का घर कैसे बसाएगा? भगवान पर भरोसा रखो रेखा के बापू। अगर उसने हमें गरीबी के दलदल में धकेला है तो वही संभालेगा। वैसे भी जोड़ियां तो ईश्वर बनाता है। वैसे रज्जो ने अपनी रेखा के लिए एक रिश्ता बताया है। अब एक बार लड़के वाले के घर भेंट कराइए। अगली भोर रामदीन एक फीका पुराना कुर्ता पहन लेता है, मगर उस गरीब के लिए वह कुर्ता नायाब और नए से कम न था। वह हलवाई के यहाँ से मिठाई का एक डिब्बा खरीदकर लड़के वाले के पते पर पहुँचता है और झिझकते हुए कहता है, जी नमस्ते, मैं रामदीन। अरे आओ आओ रामदीन, बैठो। चरणजीत बेहद ही चतुर इंसान था। वह मीठे मुंह बात करके लोगों को अपनी बातों की तराजू में तोल मोल लेता था। रामदीन की खूब खातिरदारी होती है। कुछ देर बाद, तो क्या सोचा आपने? देखो रामदीन, तुम्हारा सौदा जरा फीका है। रेखा का रंग सांवला है, मगर बेटियों को रंग के मारे ठुकराना चरणजीत के खून में नहीं। बस तुम 2 लाख रुपए दहेज और 1 तोले की चेन अंगूठी दे दो। बाकी सारा सामान तो आजकल राह चलते भिखारी भी भर भर के देते हैं। अरे भाई साहब, अगर एक बेटी होती तो कर्ज लेकर मैं इतना दान दहेज दे देता, मगर इस गरीब बाप के बूढ़े कंधों पर 5 बेटियों के ब्याह का बोझ है। कुछ तो दया कीजिए। देखो रामदीन, मेरे बेटे के लिए रईस घरों के रिश्ते की लाइन लगी हुई है, मगर मैंने तो ये सोचा कि किसी गरीब की बेटी का घर बस जाए। अगर मांग मंजूर है तो शादी पक्की समझो। ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है। रामदीन ने हामी तो भर दी थी, मगर गरीबी के हालत उसकी आंखों के सामने घिरे जा रहे थे। वह सारे रास्ते सोचते हुए घर की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद, सुधा, छाया, गौरी, रेखा, निशा, कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों? अरे जल्दी से यहाँ आओ। क्या बात है बाबूजी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। ये लो मिठाई खाओ मेरी बच्चियों, रेखा की शादी पक्की हो गई। इस पर चारों बहनें रेखा को बधाई देती हैं। देखते ही देखते शादी की तारीख पास आने के साथ तैयारियां शुरू होती हैं। अजी, तुमने बताया नहीं, शादी के लिए पैसे कहाँ से आए? खेत बेचकर गंगा। क्या आपने खेत बेच दिया? अरे रेखा के बाद 4 बेटियां और ब्याही बाकी हैं। बगैर खेत के कल को क्या करेंगे, कुछ सोचा है? ये क्या किया? तो मैं और क्या करता गंगा? अगर खेत न बेचता तो आज कहाँ से लाता दहेज के पैसे? कुछ देर बाद रेखा की शादी होने के साथ गरीब बाप अपनी बेटी को दुआएं देकर विदा करता है, जिसके बाद वह गरीब बाप कभी ईंट की भट्टी पर काम करता तो कभी अनाज की बोरियां ढोता। एक रात रामदीन काम से थका मांदा घर आता है। उसके हाथ पाँव में फफोले पड़ चुके थे।
ये क्या बाबूजी, आपके हाथों में फफोले कैसे पड़ गए? अरे बेटी, छोटी सी छीलन है, मैं ठीक हूँ। बाबूजी, अगर सब ठीक है तो आप अपनी चारों बेटियों से नजरें क्यों चुरा रही हैं? अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं। बाबूजी, आप जानते हैं ना कि आप हमसे झूठ नहीं बोल पाते। आपको हमारी कसम, सच बताइए। ये सुनकर गरीब बाप की आंखें तरबतर हो जाती हैं और वह अपने दिल का बोझ अपनी बेटियों के सामने खोलता है। पता नहीं उस भगवान ने मुझ गरीब की झोली में 5 बिटियां क्यों डाल दी। तुम भी सोचती होगी ना मेरी बेटियों की, कैसा मेरा गरीब बाप है। तुम्हें 2 वक्त की रोटी के सिवा तुम्हारे कोई अरमान पूरे न कर सका। ऐसा ना कहिए बाबूजी, ये क्या कम है कि आपके रहते हम बहनों को भूखे पेट रात काटनी पड़ी। अब आपकी बाकी बिटिया आपका कंधा बनेंगी, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगी। अब रामदीन की चारों बिटिया भी अपने पिता के साथ काम करने लगी, जिसे देखकर एक रोज भट्टी पर काम करने वाला जीतलाल रामदीन की झड़पते हुए कहता है, अरे रामदीन, तू तो बड़ा बेशरम बाप निकला। जवान बेटियों को अपने साथ खटनी करता है, शर्म हया बेच खाई है क्या? अब क्या बेटियों की कमाई से उनका ब्याह करेगा? अरे जब तेरे बस की नहीं थी तो क्या जरूरत थी गरीबी में 5 बिटियां पैदा करने की? जीतलाल की ऐसी बातें सुनकर गरीब बूढ़े रामदीन की आंखों में ठहरे हुए आंसू छलक पड़ते हैं। उसकी नजर जमीन में गड़ी हुई मगर एक बेटी कहाँ चुप बैठने वाली थी। सही कहा चाचा, मगर आप तो बेऔलाद हैं, फिर चंदा चाची क्यों खेतों में बनिहारी करती हैं? फिर आपकी नजर शर्म से क्यों नहीं झुकती? सुधा के सच्चे बोल जीतलाल के जुबान पर चुप्पी की चपत जड़ देती हैं। समय बीतता है और जोड़े हुए पैसों से छाया की शादी हो जाती है। यकीन नहीं होता गंगा कि मेरी दूसरी बेटी भी आज घर से विदा हो गई, मगर अभी मुझ गरीब बाप के कंधों पर 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है। अजी फिक्र मत करो, जहाँ 2 बेटियों का बेड़ा पार हो गया, 3 का भी हो जाएगा। रामदीन बिना रुके मेहनत किए जा रहा था। सारा दिन खेतों में काम करता और ज्यादा पैसे कमाने के खातिर शाम को भट्टी पर ईंट का बोझ ढोता, मगर धीरे धीरे सेहत उसका साथ छोड़ने लगी और आखिरकार उसे बीमारी के बिस्तर ने अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में गाँव वालों ने भी तीनों बहनों पर बंदिशें लगाना शुरू कर दी। निशा, गौरी, सुधा, क्या हुआ मेरी बेटियों? आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई तुम? पता नहीं माँ, खुशियाँ जैसे हम गरीबों के घर का पता भूल गई हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाबूजी बीमार पड़े हैं और हमें कोई भी काम नहीं दे रहा। अपनी बेटियों की बात सुनकर गरीब रामदीन का मन चिंताओं में घुले जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। समय बीतता गया, जिसके साथ उनके घर का चूल्हा जलने पर भी आफत पड़ गया। ये दिन दिखाने से अच्छा तो तू मेरी मिट्टी उठा ले भगवान। अभी तो 3 बेटियां ब्याहना बाकी हैं और तूने मुझे बीमारी की जकड़न में घेर लिया। अगर ये बाप अपनी बेटियों का कन्यादान किए बगैर मर गया तो फिर गांव जमाना मुझे धिक्कारेगा। अरे मुझ पर तौमत लगाएगा। कोई तो रास्ता दिखा भगवान। रामदीन कुड़ते हुए ऐसा कह ही रहा था कि दरवाजे पर उसके बचपन का दोस्त दयाराम आ खड़ा होता है, मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना का जवाब भेजा हो। रामदीन, मेरे दोस्त, ये क्या हालत बना ली है तूने? अरे दयाराम, तू बरसों बाद यहाँ? तू तो बड़ा बाबू साहब बन ठन कर आया है। अरे भगवान, चाय पानी तो पिलाओ। आज इस गरीब सुदामा के घर में उसका सखा आया है। गंगा जैसे तैसे दयाराम के लिए बगैर दूध के चाय बनाकर देती है। भूल चूक माफ करना भाई साहब, मगर इसके सिवा घर में कुछ नहीं है। दयाराम, इनसे मिल, ये मेरी बिटिया है, सुधा, गौरी और निशा। तीनों बहनें झट से दयाराम के पांव छूकर प्रणाम करती हैं। तीनों बहनों की छवि दयाराम के मन में बस जाती है और रामदीन और दयाराम काफी देर तक बात करते हैं और फिर बस मौत आने से पहले किसी तरह बेटियों के कन्यादान के कर्ज से उबर जाना चाहता हूँ। डरता हूँ कहीं मेरी बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। रामदीन, तू तो जानता है मेरे 3 बेटे हैं, तीनों अपने पैरों पर खड़े हैं। शहर में अच्छा खासा कारोबार और घर-बार है, बस मकान को घर बनाने वाली बहू चाहिए। अपनी तीनों बेटियां मेरी झोली में डाल दे। दयाराम की जुबान से ये सुनकर गरीब रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठते हैं और वह कहता है, अरे तूने तो मुझ गरीब बाप को कृतार्थ कर दिया। मेरी बेटियों को इतना अच्छा घर वर मिल रहा है, इस गरीब बाप को और क्या चाहिए।
आखिरकार रामदीन की तीनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में दयाराम के बेटों से हो जाती है। रामदीन ने कहाँ सोचा था कि उसकी गरीब बेटियों को इतनी ऊंची गृहस्थी नसीब होगी। कड़वा कथन है, मगर आज भी न जाने कितने गरीब बाप के कंधे बेटी के ब्याह के बाद आजीवन सूदखोर के ब्याज और कर्जदारों के बोझ तले दबे हुए हैं। हरिनगर के एक छोटे से गांव में एक विमला नाम की औरत अपनी बेटी काजल के साथ रहती थी। विमला का पति भूपेश अंधा था। एक दुर्घटना के दौरान उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। तब से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वहीं दूसरी तरफ काजल अब शादी के लायक हो गई थी और विमला को उसकी शादी की चिंता दिन रात खाई जा रही थी। एक दिन विमला अपने पति भूपेश से कहती है, अजी, बिटिया कितनी बड़ी हो गई है, अब हमें उसकी शादी करनी होगी। कोई अच्छा सा लड़का मिले तो मैं रिश्ता पक्का कर दूं। तुम चिंता मत करो, मैं आंखों से अंधा हूँ, लेकिन मुझे अपनी बेटी का ख्याल है, इसलिए मैंने आज ही घर पर पंडित को बुलाया है। लेकिन शादी तो कर देंगे, पर शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं जितना कमाती हूँ इतने में केवल घर का खर्चा ही चल पाता है। देखो विमला, हम गरीब लोग हैं और मैं लड़के से पहले ही कह दूंगा कि हम केवल 2 जोड़े में अपनी लड़की विदा करेंगे। अरे भला इस तरह कोई मानता है क्या? आजकल तो शादियों में खूब सारा दहेज चलता है, उतना दहेज कहाँ से लाएंगे हम लोग? तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले पर छोड़ दो, वो हमारी बिटिया के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। तभी उनके घर में पंडित जी आ जाते हैं और लड़कों की फोटो दिखाने लगते हैं, जिसमें से विमला को एक तस्वीर पसंद आती है। अरे ये लड़का तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, हमारी बिटिया की जोड़ी इस लड़के के साथ तो बहुत ही अच्छी लगेगी। लेकिन ये लड़का करता क्या है? अरे बहन जी, लड़का तो आपने खूब अच्छा पसंद किया है। आपको पता है, ये वकील है, वकील। हमारी बिटिया नोटों में खेलेगी, नोटों में। तभी विमला मायूसी के साथ कहती है, जितनी अच्छी नौकरी उतना ही ज्यादा दहेज। नहीं नहीं, हमें कोई दूसरा लड़का दिखाओ। अरे अरे, ये कैसी बात कर रही हो बहन जी? हम सारे रिश्ते ऐसे लेकर आए हैं जो आपसे एक आना भी दहेज में नहीं मांगेंगे। क्या कहा? सच कह रहे हो पंडित जी? लेकिन आज के जमाने में ऐसे कौन लोग हैं जो दहेज न लें? लगता है साक्षात राम जी हमारी बिटिया के लिए पधारे हैं। अरे भाई साहब, आप दहेज की चिंता ना करो, ये सब तो मैं अपने आप संभाल लूंगा। आप दोनों तो बिटिया की शादी की तैयारियां करो, तैयारियां। इतना कहकर पंडित वहां से चला जाता है और कुछ ही दिनों में विमला भूपेश दोनों मिलकर काजल की शादी उसके पति विवेक से करवा देते हैं। लेकिन लड़के की तरफ से बारात में कोई खास लोग नहीं आते, केवल उसकी माँ और उसका पिता ही मौजूद होता है। जिसके बाद विवेक शादी करके काजल को अपने घर ले आता है। शादी के बाद काजल अपनी सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और घर के एक एक काम को बहुत ही अच्छे से करती है, जिसकी वजह से लड़के की माँ सरला बहुत ज्यादा खुश होती है। एक दिन सरला काजल के पास आती है और उससे कहती है, देख बहू, आज मेरी कुछ खास सहेलियां आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि तू उन लोगों के सामने कुछ ना कहे। अगर वो सब तुझे कुछ कहे तो तू चुपचाप वहाँ से चली जाइयो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। सरला की बात सुनने के बाद काजल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में सरला की सभी सहेलियां उसके घर पहुंच जाती हैं और वो सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात कर रही होती हैं। तभी काजल नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाती है और नाश्ता रखने के बाद वो वहां से जाने ही वाली होती है कि इतने में सरला की सहेली किरण उससे कहती है, अरे सरला, क्या बात है, हर साल तेरे घर की नौकरानी बदलती रहती है क्या? ये सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। वो सरला की तरफ देखती है, लेकिन चुपचाप बिना कुछ कहे रसोई घर में चली जाती है। कुछ देर बाद सरला की सभी सहेलियां वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद सरला काजल के पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, देख मेरी सहेलियों का बुरा मत मानियो, वो बड़े घर की हैं, इसीलिए थोड़ी नक चढ़ी हैं। कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझ सकती हूँ। ऐसा कहकर काजल अपने कामों में लग जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है। रात में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस दिन विवेक को बारिश की वजह से ड्यूटी से आने में काफी देर हो जाती है। जैसे ही विवेक ड्यूटी से वापस आता है तो सबसे पहले अपनी माँ से मिलने जाता है।
विवेक के आने की आहट काजल को पता चल जाती है, जिसके बाद वो नींद से उठकर एक गिलास पानी लेकर विवेक को देने के लिए अपनी सास सरला के कमरे की तरफ जा रही होती है। लेकिन तभी उसे अपनी सास के कमरे से सरला और विवेक के बात करने की आवाज आती है। अरे इतना क्यों चिल्ला रहा है? ऐसा मैंने क्या कर दिया? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उस 2 कौड़ी की गंवार औरत के साथ मेरी शादी करके मैं संजना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता था। एक केवल घर में नौकरानी लाने के चक्कर में आपने मेरी शादी एक गंवार लड़की से करवा दी। ये बात संजना को पता चल गई है, अब वो मुझसे बात भी नहीं कर रही। देख मेरे बच्चे, तेरी शादी संजना से ही होगी। कुछ ही समय में मैं तेरी शादी संजना से करवा दूंगी और तुझे बेंगलोर भेज दूंगी। तुम दोनों आराम से एक साथ रहना और इस गवार को मैं ये कह दूंगी कि तुम बिजनेस के लिए बाहर गए हो। ये सब काजल दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है। अरे ये क्या? इसका मतलब मुझे इस घर में केवल एक नौकरानी की हैसियत से लाया गया है। इस घर में मैं एक नौकरानी हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। काजल रोते हुए छत पर भाग जाती है। छत पर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके बाद काजल छत पर से कूदकर अपनी जान दे देती है। जैसे ही काजल की आत्महत्या की बात विवेक को पता चलती है, वो बहुत खुश होता है और वो अगले ही दिन अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। माँ, बहुत हुआ। देखो काजल ने भी अपनी जान दे दी। अब मैं संजना को शादी करके यहाँ लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, मैं तेरी खुशियों में शामिल हूँ। दोनों तरफ परिवार में शादी का सिलसिला उठ जाता है। धीरे धीरे रस्में भी शुरू हो जाती हैं और वो दिन भी आ जाता है जब विवेक और संजना की शादी होने वाली होती है। माँ, आखिरकार आज संजना डोली में बैठकर हमारे घर आ जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। माँ, चलो बारात लेकर चलते हैं। विवेक बारात लेकर संजना के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी होने लगती है। शादी करके विवेक संजना को डोली में बिठाकर अपने साथ लेकर आने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में काजल की चुड़ैल ये सब देख लेती है। कितने बेशरम है ये लोग। मेरे मरते ही विवेक जी ने दूसरी शादी कर ली। ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें किसी का नहीं होने दूंगी। तभी अचानक से बादलों में बिजली कड़कने लगती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते चारों तरफ बाढ़ आ जाती है। विवेक बहुत ही मुश्किल से संजना की डोली को इतने पानी में लेकर चल रहा होता है। अरे चिंता मत करो संजना, मैं तुम्हें सही सलामत घर तक ले जाऊंगा। विवेक संजना को डोली में बिठाकर अपने घर ले आता है। डोली में से जैसे ही संजना बाहर आती है, विवेक संजना का घूंघट उठाते हुए कहता है, देखो मेरी जान, हम अपने घर पहुंच ही गए। आज के बाद हम दोनों एक साथ मेरे घर में रहेंगे। घूंघट ऊपर उठते ही घूंघट के नीचे एक बहुत भयानक चुड़ैल होती है, जिसे देखकर विवेक हक्का बक्का रह जाता है। चुड़ैल? संजना, मेरी संजना कहाँ है तू? चुड़ैल, तूने मेरी संजना के साथ क्या किया? बता चुड़ैल, कौन है तू? मैं काजल हूँ, जिसे तुम अपनी माँ के साथ नौकरानी बनाकर अपने घर लेकर आए थे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे कैसे माफ कर दूं? जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देती, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहते ही चुड़ैल विवेक को मार देती है, साथ ही साथ उसकी माँ का गला घोंटकर उसे भी मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।